अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ था। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कहकर परिणीता दूसरी तरफ चली जाती है। तब हम्म, दादाजी आके कहते क्या हुआ, केक नहीं मिला, लो ये केक खाओ। बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं किसी के हाथ से केक ना खाऊं। अगर खिलाना है तो यही खिलाए और ना छोड़ दीजिए। यही समझ लूँगा कि इसके बर्थडे का केक मेरे नसीब में नहीं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये कहकर सब लोग वहाँ पर पार्टी कह सकते हो, छोटी सी इंजॉय करने लगते, हंसी मजाक करते। वहाँ पर परिणीता एक शो पर देती है, सॉरी, वंशिका एक शो पर देती है अंजलि को कहती है, ये लो जाके अपनी भाभी को तैयार करके लाओ। तो कहती है तैयार करना है, बिल्कुल। और उसको लेकर परिणीता के सामने जाती है। ये परिणीता, बोलिए। तुम अंजलि के साथ जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार होके आओ। और हाँ, अपनी आंखें बंद करके आना यहाँ पे। क्यों, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जाओ। ये कहकर वो परिणीता को भेज देती है, परिणीता को कनिष्का के साथ, परिणीता को अंजलि प्लस काजल प्लस पूजा के साथ। और सब लोग अंदर जाते और सोचने लगते चलो, तुम्हें ये खुद भी तो तैयार हो सकती थी, हमें क्यों भेजा है। अब हमें क्यों पता, हमें क्यों भेजा है। तो खोल के देखते हैं क्या है इस शॉपर के अंदर। जैसे ही वो शॉपर खुलती, सबके मुंह खुले के खुले ले जाते हैं। वो कहते ये क्या है। तब वो ये कहती ये तो शादी का सूट है। जी हाँ, वो शादी का सूट था, बहुत खूबसूरत सा। ब्राइड कह सकते हो, ब्राइड लुक देने के लिए परिणीता को और ये लोग अंदर लाए थे। तो परिणीता कहती मैं ये क्यों पहनूं, वो भी रेड, और वैसे खूबसूरत है, खूबसूरत काम किया हुआ है। और वो वाह, वो द ब्यूटीफुल चॉइस। पर कनिष्का की चॉइस इतनी अच्छी है। पहले तो अच्छी नहीं थी दी की कोई चॉइस, अब आपको देखकर अच्छी लगती है। अगर आप अच्छे हैं तो दी भी अच्छी है। तो मैं पहन लूँ, ऑफ कोर्स जब ये वो लाइए तो पहनने के लिए लाइए। आप जाओ वॉशरूम में पहन लो फिर, और अच्छी तरह से अपने आप को फ्रेश करना, ठीक है। फिर हम आपको ये ज्वेलरी वगैरह भी पहनाएंगे। बट दुल्हन क्यों बनाना चाहती हो मुझे, ये वो जाने, हमें क्या पता इसके बारे में। बाकी तुम समझ से किसी को नहीं पता। नहीं बाबा, किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। प्लीज़ जाके तैयार हो जाओ। दी ने हमें सिर्फ आधे घंटे दिए तैयार होने के लिए, अब तुम जाओ तैयार होके आओ। ये केक कर वही बाहर दूसरी तरफ, जहाँ पर कनिष्का भी एक शॉपर लेकर वॉशरूम की कमरे की तरफ जाती है। तब दादाजी कहते कुछ करने वाली हो। सब कुछ वो अभी बात करने ही वाले थे, तब वहाँ पर एक पंडित आ जाते हैं। पंडित को देखकर दादाजी कहते हैं आप यहाँ। जी, आपकी पोती ने मुझे बुलाया है, कनिष्का ने, कह रही थी वो किसी की शादी करवाना चाहती है। तो मैं आ गया। तब सब समझ जाते हैं। तब वो सबके सब कनिष्का की तरफ देखते, क्या तुम परिणीता से दोबारा शादी करना चाहती हो। पहली शादी मैंने मंदिर में की थी, जहाँ पर सिर्फ समंता थी और चाचा ड्राइवर थे, जो अब भी हैं। वो उन्हीं की तरफ इशारा करते, अपने ड्राइवर की तरफ, जिन्होंने इनकी कन्यादान की थी। अब भी मैं फिर से वो सारी रस्में, वो सारी कस्में, वो सारे वादे फिर से करना चाहती हूँ परिणीता के साथ, लेकिन परिणीता की इजाज़त के साथ। लेकिन तुमने तो उसकी इजाज़त मांगी नहीं। उसे तैयार होने दीजिए, मैं जब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो तुम्हारे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। मुझे क्या है, लड़कियों को ज़्यादा तैयार होने के शौक होता है, मुझे तो सिर्फ कपड़े पहनो, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, परफ्यूम लगा के। सिंपल सी बात है, अपना यही फंडा है। बालों को पोनीटेल कर दो और ये, वाह क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। जाओ 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 जाओ, तैयार हो जाओ। वैसे अच्छे से तैयार हो ना, ऐसे ना हो तुम्हारी बीवी अच्छी और तुम उसके सामने चाय कम पानी ज़्यादा लगो। वेरी फनी दादाजी। ये कहकर वो भी वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वॉशरूम जाके फ्रेश होती है, वो बाहर आ जाती है। उसे देखकर सब फैमिली कहते क्या बात है, तुमने तो देर भी नहीं लगा दी। मैंने कहा मेरी तैयारी क्या है, बस मुझे कपड़े पहनने, थोड़ा सा अपने आप को वॉशरूम में जाके वॉश करना है, तैयार होके आ गई। ये भी ठीक है। और पंडित जी, अब यहाँ बैठिए, बेटा मंडप वगैरह के सामान, जी हाँ, गार्डन एरिया में सजा के रखा है, तो मुझे वहाँ जाने कुछ पूजा वगैरह करने के लिए। तो ठीक है। वो उस ड्राइवर को इशारा करती, ड्राइवर के साथ उसकी मम्मा कहती मैं भी चलती हूँ। उसे क्या पता, पता नहीं तुमने क्या क्या करके रखा है।
अच्छा बाबा, जाइए जाइए। और जब गार्डन एरिया की तरफ आती है इसकी माँ, वहाँ का सजावट देख कर कहती, बाप रे, मेरी बेटी ने तो पूरी तरह से तैयारी की रखी है अपनी दुल्हन को पूरी तरह से अपनी दुल्हन बनाने के लिए। वहाँ का डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत किया था कनिष्का ने। दादाजी के ने को नहीं पता था गार्डन एरिया के बारे में। दादाजी कहते, तुमने तो मुझे सिर्फ इस घर के बारे में बताया था, गार्डन एरिया के बारे में क्यों छुपाया था? दादाजी, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। मैं कनिष्का, मेरा परिणीता को पूरे हक से उसको अपनाना चाहता हूँ, पूरे हक से। अब वो उसके ऊपर है, क्योंकि मैंने अपने प्यार का इजहार कर लिया था, लेकिन अब सबके सामने करना चाहती हूँ। उस प्यार को सबके सामने लाकर उसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। अगर उसने इनकार किया तो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी खुशी है। आई होप आज जो मैं करूँगी वो सही होगा मेरे लिए, आप सबके लिए। मैंने जो किया था पहले वो सब कुछ गलत था, लेकिन चीज़ें भी तो वैसी ही नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। अब मैं परिणीता के साथ कदम से कदम मिलाना चाहती हूँ, उसे अपने पीछे नहीं उसके साथ चलना चाहती हूँ। वो एक कदम बढ़ाए तो दूसरा कदम उसके साथ मेरा होना चाहिए। हम दोनों इस तरह कदम बढ़ाते बढ़ाते एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। क्या इसमें गलत है कुछ? बिल्कुल नहीं। वैसे रात को तुम यहीं रहोगी या इसके लिए कोई और भी सरप्राइज है? और एक तीखी सी स्माइल दादाजी की तरफ पेश पास करती है और बाहर चली जाती है, क्योंकि कनिष्का ने एक खूबसूरत सा सूट पहना था, कह सकते बॉय लुक दिया था उसने खुद को। बालों को पोनीटेल बना के रखा था, आंखों में थोड़ी सी हल्की सी काजल और लिपस्टिक नाम पर सिर्फ वो कहते लिप बाम लगा के रखा था। उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने रंग की वजह से कहती मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी। वो सांवली तो थी, लेकिन सांवली में भी वो धमाकेदार सांवली थी और वो अच्छी भी लग रही थी। उसके दादाजी कहते तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है और तुम सर बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू सो मच ये कहने के लिए, लेकिन मुझे कुछ अधूरा लग रहा है। क्या? मुझे ये लग रहा है कि मैं परिणीता के काबिल नहीं हूँ क्या? तुम बकवास बंद करोगे? अगर ये बकवास की ना तो आज के दिन में हमें ये नज़ारा देखने पर को मिलेगा कि कनिष्का परिणीता के हाथों मार खा रही है। सिंपल सी बात है बेटा। वाह, क्या बात कही आपने दादाजी। बिल्कुल, अपने रंग के थोड़ा कम करो, अपनी मोहब्बत की तरफ फोकस करो। मोहब्बत? आपको कैसे पता चला? मेरी बेटी, मेरी पोती दोबारा उससे शादी कर रही है तो उसके साथ कुछ तो है ना, वरना मेरी पोती दोबारा सब फैमिली के सामने शादी करे इम्पॉसिबल था। वैसे तुम्हें शादी धूमधाम से करनी चाहिए थी। मुझे दुनिया की नहीं ज़रूरत, मुझे बाहर के लोगों की नहीं ज़रूरत है, मुझे जिनकी ज़रूरत है वो सब तो यहाँ है। आप हैं दादाजी, आप, मम्मा, पापा और मेरे दोस्त, मेरी जो नई दोस्त बनी है शिल्पा वो है, टीना जिसे मैंने नए नए फैमिली मेम्बर में शामिल किया है वो है। अभी थोड़ी देर बाद टीना की मम्मा भी आने वाली, मेरी मम्मा। आपने बताया नहीं, आप मेरी मम्मा को बुलाने वाली है। लो, आ गई हो आपकी मम्मा। ये कहकर वो उनके साथ जाते उसके सामने कहते हैं हेलो आंटी आप आ गए, थैंक यू सो मच। बेटा तुम इतने प्यार से बुलाओ और मैं ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर शिल्पा इसकी मम्मा को देखकर एक पल के लिए तो वहाँ से हट जाती है, क्योंकि वो उनके सामने नहीं जाना चाहती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, इसी चीज़ की गिल्ट से वो वहाँ से हट जाती है। तब टीना आके अपनी मम्मा के पास खड़ी उसको कहती आपकी तबीयत ठीक है? आपने मेडिसिन खाई है? हाँ बेटा, मैंने दवाई वगैरह सब कुछ खा लिया था। इन्होंने मुझे बुलाया अपने बर्थडे, अपनी बीवी के बर्थडे पर। आपको पता है मैम की शादी एक लड़की से हुई है? हाँ मुझे पता है, और उन्हें ये भी पता है कि वो दोबारा अपनी बीवी से शादी करना चाहते हैं। आशीर्वाद के लिए एक हाथ कम है तो मेरी हाथ की ज़रूरत है तो मैं आ गई। आपने मम्मा से झूठ बोलो क्यों भाई? झूठ किस लिए बोलूं? जब रिश्ते हैं तो सच है। अब आइए प्लीज़, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये कहकर वो अपने दादाजी की तरफ लेके जाती है। ये मेरे दादाजी है, ये मेरे पापा, ये बुआ, इन सब से मिलाती है। और ये मेरी बहन है समंता तो नहीं है, ये मेरी बहन, मेरी पर्स दोस्त, मेरी क्या कह सकते हो, हाँ मेरी दोस्त, मेरी सेक्रेटरी, मेरी अब मेरी बहन की गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं आप, समंता। ये टीना की मोम है और तुम्हारी बीबी वो तैयार हो रही है। क्या है ना, दुल्हन तैयार होते हुए टाइम बहुत लेते हैं। अब आइए, वो गार्डन एरिया की तरफ जाती है उन सबको लेकर, जहाँ पर पंडित जी कुछ पूजा कर रहे थे। तब पंडित जी कहते हैं दूल्हे साहब आप आ जाइए बैठिए और हाँ दुल्हन को ले आइए। तब वो
इशारा करती समंता की तरफ। समंता झूमते झूमते जाती है। वो कहती वाह क्या बात है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। शिल्पा वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रही थी, कभी इस तरफ जाती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर जाती। तब समंता से देख कर कहती क्या है, हेलो शिल्पा मैम, आप इस तरह क्यों कर रही हो, आप तो गार्डन एरिया में जाना चाहिए। नहीं मैं घर जा रही हूँ। तब वहाँ पर कनिष्का आती है, कहती भाग रही हो, भागना सलूशन है कि हर चीज़ के लिए शिल्पा। उसे देख कर कहती तुम्हारा मतलब क्या है। मतलब तुम्हें पता है शिल्पा, मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनी, मैंने नहीं तुमने की है, लेकिन तुम्हारे बारे में वो सारी चीज़ें मुझे पता है जो मुझे पता चलनी चाहिए, मुझे पता रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, दुश्मन के ऊपर एक नज़र नहीं 1000 नज़र रखनी चाहिए। वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है, क्या करने की कोशिश करता है, एवरीथिंग आपको पता चलना चाहिए आपके दुश्मन के बारे में। तो मैंने भी तुम्हारे साथ, तुम मेरे दुश्मन, तुमने मुझे माना था, मैंने तो नहीं माना था। तुम मेरी वो पार्टनर थी जिसने मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया था जब सच में मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पैसों की शिद्दत ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। तुमने खुद से खुद को फेस करके कहा था ये लो जितने भी चाय लेना है ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारे पास हो तुम दे देना। तो मैंने कहा था इस तौर पर अगर तुम मुझे दे रही हो तो हम पार्टनरशिप करते हैं, एक नई कंपनी को स्टार्ट करके उसकी पार्टनरशिप करते हैं। उसके मुनाफे से मैंने अपनी इस कंपनी को फिर से ग्रोथ में लाई थी। तो तब तुमने मेरी सपोर्ट किया था, तब मुझे पता था। जब तुम राजस्थान से मुंबई गई थी, किसी मीटिंग के लिए गई थी ना, मुझे बता के गई थी। तो वहाँ पर तुम जहाँ 1 हफ्ते रखने वाली थी तुम वहाँ पर 1 महीने तक रही। मैं हैरान थी, शिल्पा घोष जो वक्त की पाबंद, जो बिजनेस वूमन, वन द वर्ल्ड बिजनेस वूमन, वो इतनी लेट कर रही है काम ख़त्म करने में। मैं तो हैरान हो गई। फिर मैंने अपने कुछ लोग तुम्हारे पीछे लगा दिए। फिर जब उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब तुम्हारी दूसरी हरकत के बारे में बताया मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा था कि तुम मुझे अपने बारे में सारी चीज़ें बताओगी जब वहाँ से आओगी, लेकिन तुम वहाँ से आते ही तुम्हें पता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम उदास रहने लगी, तुम्हारा हंसना थोड़ा कम हो गया था, जो शायद तुम्हें महसूस नहीं था। तुम्हें ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा था तुम किसी चीज़ को छोड़कर अधूरी आ गई हो। और मैंने तुम्हें इस बारे में कभी बात नहीं की थी, कभी तुमसे इस बारे में टॉपिक में बात बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सामने से मुझसे कुछ कहो, तुम्हें ये ना लगे कि मैंने तुम पर शक किया या तुम पर जासूसी की छोड़ दी, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे दोस्त होने के नाते, दोस्त जो हम तो थे इतने ही, पार्टनर थे, एक अच्छे पार्टनर होने के नाते तो मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देखी थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोस्त होती तो मैं तुमसे हक से पूछती क्या क्या कांड करके आई है तू मुंबई में। हाँ, किसी बच्ची किसी लड़की का दिल तोड़ के आई हो, तुझे खुशी मिल रही है तो को फिर खुश क्यों नहीं है, ये कहती मैं तुम्हारे सामने। लेकिन एक पार्टनर के तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं खामोश थी। मेरे लब सिले हुए थे, तो मैं कन्फ्यूज। फिर इसके बाद तुम्हारा वो कमीना बॉयफ्रेंड तुम्हें मिला यूके में, फिर तुम उसके साथ डेट करने लगी, उसके साथ रहने लगी। फिर उसने मैंने जब उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाई तो उसने खुद का एक्सीडेंट करवाया। बाकी तो चीज़ें तुम्हारे सामने वैसे ही आ चुकी हैं, लेकिन अब भी तुम खुश नहीं हो। अब जब तुमने फिर से टीना को देखा है, फिर से तुम्हारी वही चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम इसलिए भाग रही हो कि तुम्हें उसकी मम्मा से सामना ना करना पड़े, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हुआ है। एम आई राइट। वो सर झुका लेती है, तब उसके कंधे से पकड़ के, उसके चिन से पकड़ के उसके सर को ऊपर करके कहती है देखो, जो हुआ वो कल था, बीता हुआ कल, जो होने वाला है वो आज, और इसके आज के बाद उसके कल पे डिफरेंट करेगा। अगर इसी तरह भागती रही ना तो तुम्हें कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम माफ़ी मांगना चाहती हो ना टीना से, तो खुल के मांगो, उसकी माँ के सामने जाके मांगो, क्योंकि तुम अगर कह रही हो तुम्हारी गलती है तो जाओ उसकी माँ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। उससे कहो कि उनसे तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम हमारे दिल में जो है वो बोलो। मैं तुम्हें लफ्ज़ नहीं दूंगी बोलने के लिए, लफ्ज़ तुम्हारे पास खुद होने चाहिए बोलने के लिए। तुम बोलो उन्हें कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करने लगी। मैं प्यार, हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात तुम्हारे दिल से है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस टाइम भी मैं तुम्हें बता सकती थी जब तुम वहाँ से यहाँ आई थी राजस्थान। फिर राजस्थान में तुम रुकी भी नहीं, सिर्फ 1 दिन रुकी, इसके बाद तुम चली गई अपने मुल्क, अपने वतन।
वहाँ चली गई, वहाँ पर तुम रहने लगी, खाने लगी और एंजॉय करने लगी। वहाँ पर भी तुम अधूरी थी। वहाँ के भी बारे में मुझे सब कुछ पता था, यूके के बारे में भी मुझे सब कुछ पता था। वही करती थी, रातों को जागती थी, लेकिन रातों को नींद तुम्हें नहीं आने लगी, तुम नींद से जागती थी। वैसे एक सवाल का सच सच जवाब दोगी कि किस सवाल? आज तक तुमने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी को खुद से टच किया है कभी? इस बात का मतलब, चलो सीधे शब्द साफ लफ्ज़ों में कहती हूँ, तुमने उसके साथ सेक्स किया है? यू वांट टू इंटीमेट? नहीं, कभी नहीं। क्या कहा? फिर से कहना। नहीं किया है, कभी नहीं किया है। किस वगैरह? नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? जिस मुल्क में यूके में हम रहते हैं, यूके का मतलब पता है ना, वहाँ पर किस करना, आए दिन किसी अलग अलग इंसानों के साथ सेक्स करना, इंटीमेट होना आम सा बात है। एम आई राइट? फिर तुमने क्यों टच नहीं किया उसे, ना तुमने खुद को टच करवाने दिया उसे? तो तुम्हें इस बारे में भी पता है। मैंने कहा ना, दुश्मन की हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, खासकर उस दुश्मन की जो एक वक्त में आपकी पार्टनर रह चुकी है और आपके बारे में उसे सब कुछ पता है। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ छोटी थोड़ी चीज़ें जो छोटी छोटी तुम्हें लगी थी वो तुमने छोड़ी। वही मेरे लिए मेरी मजबूत पॉइंट है। अब भला बताओ, फिर से पूछती हूँ, याद करके बताओ, शराब पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद? नहीं किया है। ओ, इसलिए उसको और रात को कोई नई लड़की चाहिए होती थी? क्या मतलब? मतलब ये तुम्हारे साथ डेट में थी, लेकिन तुम उसे टच करने नहीं देती थी। तो वो, एक मीटर को एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो था उस लड़के का जो एक नई लड़की के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तब वो लड़की कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए। गर्लफ्रेंड? माय फुट। पता नहीं खुद को समझती क्या है। हाथ पकड़ने देती नहीं, कमर पर हाथ रखने देती नहीं, किस करो तो किस करने देती नहीं ये साली। पता नहीं कैसी गर्लफ्रेंड है। जिस शहर में हम रहते हैं, यूके शहर में, वहाँ पर एक लड़की खुद को मुझसे सेव कर रही है। भला बताओ कब तक करेगी? बहाना तो सिर्फ यही कहती है, शादी से पहले कुछ करेगी नहीं, शादी से पहले कुछ करने देगी भी नहीं। अब भला कोई उस बेवकूफ़ को बताए, इस चीज़ के बगैर कौन रह सकता है? कौन बगैर सेक्स के रह सकता है? और एक सकती है, मैं नहीं रह सकता। इसलिए मुझे रात को और रात को नई लड़की चाहिए। इसलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूँ तुम्हें प्रपोज करने के लिए। आज रात हमारे साथ चलोगी कहीं नाइट स्पेंड करने? फिर सुबह तू कौन मैं कौन वाला बात करेंगे। एक रात की बात है, जितना चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड के पास पैसे बहुत है और मुझे खुद को टच करने नहीं देती, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम डाल देती है, पागल लड़की। तो क्या तुमने आज तक उसे टच नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, मुझे याद नहीं होता कि मैंने कभी उसे टच किया। इवन किस डे पर ना मैं उसे किस कर पाता हूँ, हक डे पर ना मैं उसे हक करता हूँ। अगर हक करता हूँ तो साइड से करती है, पूरी तरह से अपने ऊपर मुझे चिपकने नहीं देती। अगर चिपक जाती, थोड़ा सा उसे रगड़ लूँ तो मैं उसे अपने बना लेता, लेकिन वो करती नहीं है कुछ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक नंबर का टपोरी जैसी वो बातें कर रहा था। वो सर झुका लेती है। तब कनिष्का उस वीडियो को ख़त्म कर देती, कहती अब बताओ क्या बात है। एक बॉयफ्रेंड होने के नाते, एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने के नाते, तो तुमने एक और काम किया था शिल्पा। मैंने क्या काम किया था? तुमने चुपके से एक और डेट की थी एक लड़की के साथ, कि तुम्हें वो फीलिंग आए जो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आती। उसके साथ उसके घर तक गई थी तुम, उसके साथ तुम उसके घर, उसके बेडरूम तक गई थी। फिर वहाँ से भाग के क्यों आ गई शिल्पा जान? वो मेरे टाइप की नहीं थी। नहीं, वो टाइप की थी। तुम उसे उस नज़र से देख नहीं पा रहे थे जिस नज़र से तुम्हें देखना चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी लाइफ पार्टनर को। एम आई राइट? तुमने जब उसे देखा तो तुम, एक मिनट, अपने दिल पर हाथ रख के कहो, जब तुमने उस लड़की को खुद के करीब आते हुए देखा तुम्हें क्या लगा? सच सच बताना। अच्छा, तो तुम मुझे जानती तो तुम भी बताओ मुझे क्या लगा। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा बताओ, ठीक है। तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहती हूँ, मिस शिल्पा गोश्ट, तुमने जब वो लड़की तुम्हारे करीब आ रही थी, तुम्हें ये नहीं लगी थी कि वो लड़की तुम्हारे करीब आ रही थी? तुम्हें ये लग रहा था कि तुम्हारे करीब टीना आ रही थी। वो टीना, वो लड़की जिसने तुम्हें हंसना सिखाया, वो लड़की जिसने बिजनेस वूमन शिल्पा गोश्ट को प्यार से प्यार करना सिखाया, वो लड़की जिसने एक मशीन वाली लड़की को, जैसे मैं मशीन थी, मुझे कनिष्का ने परिणीता ने इंसान बनाया, वैसे उसने तुम्हें
नॉर्मल लड़की बनाया। उसने तुम्हें हंसना सिखाया, उसने तुम्हें बोलना सिखाया, उसने तुम्हें दुनिया की तरफ चलना सिखाया। तुम्हारी दुनिया सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसके अलावा भी तुम्हारी दुनिया कुछ हो सकती है, घूमना फिरना भी हो सकता है। और तुम जितने दिन उसके साथ रही ना, तुम एक पल भी ना कहीं रुकी थी ना कहीं टिकी थी। तुम अक्सर उसके साथ कभी कहाँ, कभी यहाँ, कभी ताज होटल, कभी किसी जगह तरह घूमती थी। मुंबई का एक कोना भी तुमने नहीं छोड़ा था उसके साथ घूमने के लिए। एम आई राइट? और उसकी तरफ गौर से देखने लगती तो कहती हाँ, उस टाइम पर वो लड़की नहीं, तुम्हें खुद में टीना, उस लड़की में टीना नज़र आ रही थी। उसकी स्माइल, उसकी हरकतें, तुमने ये जब देखा तुम वहाँ से भाग गई, बहुत तेज, बहुत भागते भागते तुम वहाँ आ गई जहाँ तुम गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी, समंदर की साइड पे, यूके के समंदर की साइड। और वहाँ पर रात को कितनी चमकदार होती है। लोग रात को घूमते हैं, दिन को सोते हैं, यही कुछ होता है यहाँ पर भी। लेकिन काम से काम भी रखते हैं, आवारा लोग तो वही करते जो करते हैं। तो तुम वहाँ गहरी गहरी सांसें लेके लगी और तुमने सिर्फ इतना कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं, नहीं, बस सिर्फ ये 3 लफ्ज़ कहे थे, इसके अलावा कुछ कहा नहीं। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी तो उस शहर की वासी थी, मैं भी तो रहती थी। जब मुझे मेरे लोग ने बताया कि तुम वहाँ से भागते हुए यहाँ तक आई, कि वो लड़की तुम्हारी ना, मैंने जो तुमने डेटिंग वगैरह की सब तुम्हारी पर्सनल थी, मेरा हाथ नहीं था। मेरा हाथ सिर्फ इतना था कि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे तब तक तुम्हारे साथ रहूँगी। जब तुम खुद से उसे छूने की इजाज़त दोगी तो मैं पीछे हट जाऊँगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। तब मैं वहाँ आई थी समंदर के एक दूसरी साइड पे, और तुम्हें गौर से देख रही थी। तुम्हें बेचैन देखना, तुम्हारी आंखों में आंसू तक आ गए थे शिल्पा। बट मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई क्योंकि तुमने मुझे दुश्मन बना के रखा था। अगर तुम्हारे पास आती तो तुम क्या कहती? तुम ये कहती तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो, तुम मुझे पर हंसने आई हो, ये देखने आई हो कि मैं रो भी सकती हूँ। मैं जो लोगों को रुलाने की ख्वाहिश रखती हूँ, मैं रोती भी हूँ। शिल्पा हैरान थी। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो फिर भी कहते हो सिर्फ पार्टनर के तौर पर। कह सकते हो शायद मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी थी, वो दोस्त जो मैं कभी किसी को मानना नहीं चाहती थी। सेमेंता मेरे साथ थी, सेमेंता मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन मैं उसे मानती थी एक सेक्रेटरी जो मेरा हर काम करती है, मेरे लिए खाना तक बनाती है, मेरे लिए एवरीथिंग तक करती है, सब कुछ, खाना पीना, या यहाँ तक कि मुझे बचाती भी हैं। बहुत से लोग मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे ड्रिंक को स्पॉइल करते हैं और उसी वक्त वो मुझे बचा के अपने साथ लेके जाकर बेडरूम तक आराम से सुलाती है। मेरे कपड़े तो नहीं बदलती, लेकिन मेरे शूज़ वगैरह निकाल के मुझे अच्छी तरह से ब्लैंकेट में ओढ़ के वो दूसरे रूम में जाके सो जाती है। ऐसी है समंता, ऐसी लड़की है जो मेरी अच्छी दोस्त बनी थी। और इसके बाद तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था, मैं चुप थी, खामोश थी, तुम्हारी वजह से थी, वरना मैं तो कब का तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सच्चाई तुम्हारे सामने लाज रखती थी। ओह सॉरी, सिर्फ टाइम पास वाला बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे लिए था, अपने आप को धोखा देने के लिए। अब जब ज़िंदगी ने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हारे पास तुम्हारी मोहब्बत को भेजा है, क्या तुम्हें पता था टीना वो लड़की जिसने मुझे प्रपोज किया? नहीं, मुझे सिर्फ सुना था उस लड़की के बारे में, उसके बारे में मुझे तस्वीर नहीं मिली थी। लेकिन जब टीना को फर्स्ट टाइम मैंने अपने ऑफिस में देखा था, तब मुझे पता चला कि वो लड़की है जिसने शिल्पा घोष के दिल पर दस्तखत दिए। तो इस वजह से तुम उसकी इतनी नहीं, वो मेरी सबसे अच्छी एम्प्लॉयर रह चुकी है, वो मेरी अच्छी वर्कर कह सकते हो, सबसे अच्छी वर्कर रह चुकी है, रह रही है। जिस तरह ईमानदारी से करती है अपना काम, माइंड ब्लोइंग। अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में आए ना, तो जो तुम्हारी ज़िंदगी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ना, 100% सीधी हो जाएगी। ये कहकर वो शिल्पा का हाथ पकड़ के उस तरफ लेके जाती, गार्डन एरिया की तरफ, और समंता से कहती जाके मेरी दुल्हन को लाओ, मुझे सब्र नहीं हो रहा। कि आपको क्या लगता है आप ये करेंगे तो मान जाएगी आपसे शादी करने के लिए? मैंने इतना सोचा नहीं है ना जान, तुम बताओ तो मैं सोच लेती हूँ। बॉस में हो ये तुम? हाँ बॉस में हो ये तुम, ये क्या करो वहाँ से चली जाती है। कमाल है, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो तुम समंता? हाँ इस वक्त मैं आपकी समंता, मतलब मैं आपकी क्या कहते हैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, आपकी जीजा जी हूँ। एक्सक्यूज़ मी जीजा जी, मेरी बहन को कहिएगा तैयार होकर वो भी आ जाए। आपने तो सिर्फ अपनी वाली को कहा है, मेरी वाली को तो कुछ दिया ही नहीं। क्या तुम भी करना चाहते हो शादी? नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा टाइम है, हम अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो हमें इंजॉय करने का टाइम मिला है, इंजॉय करने दीजिए, शादी वाला आप लोग कीजिए, हम नहीं कर सकते, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो लोग बाहर आ जाते हैं। कनिष्का शिल्पा का हाथ कस के पकड़ के सामने लाती है उसकी मम्मा की तरफ, टीना की मम्मा की तरफ। टीना की मम्मा एक पल उसको देखकर चौंक जाती है।
और फिर तो वो एक नज़र टीना को देखती है। टीना उस साइड में से अट जाती है। तब उसकी मम्मा के पैरों पर झुक के शिल्पा कहती है, आई नो, मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, बट आई एम सॉरी। मेरा सॉरी कहना भी आपको शायद बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी वो कीमती चीज़ को मैं आपको वापस नहीं दे सकती जो शायद मेरे लफ्ज़ों की वजह से आपसे छीन चुकी है। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है, क्या करना चाहिए था। बस एक टाइम था जो मैंने किया था, मेरी गलती थी जो मैंने आप सबको सबके सरेआम बेइज्जत किया था। आई नो, आप मुझे माफ़ मत कीजिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सके तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने जब ये सारी चीज़ें की थी मैं ना समझ थी, मुझे इतनी समझ में नहीं थी कि मैं क्या कर रही थी। मुझे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। अगर एक इंसान आपको अपनी मोहब्बत की बारे में बता रहे हैं तो आप खामोशी से भी उसे कह सकती थी, नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचती। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये चीज़ नहीं किया। मैंने आप सबको वहाँ पर बेइज्जत कर दिया, आप सबको उस शहर से निकलने पे शायद मजबूर कर दिया था। आप सबको उन चीज़ों से निकालने की वजह में हूँ, और शायद इसी वजह से आपके हस्बैंड की शायद कह सकते हैं ना चाहते हुए भी शायद मर्डर की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ये कहकर नहीं कह सकती कि मैं उन्हें वापस ला सकती हूँ, लेकिन माफ़ी तो मांग सकती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, हो सके तो। आई नो इसके बाद मैं आपकी बेटी के सामने कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, लेकिन आप मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। आपकी बेटी की मेरे में मेरी फीलिंग क्या है मुझे नहीं पता, अब भी मैं कंफ्यूज हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ये कहकर उसकी आंखों से दो आंसू निकल के टीना की मोम के पाँव पर गिरते हैं। तब टीना की माँ उसे उठाती कहती है, तुम वजह नहीं उस शेर को छोड़ने की, वजह हमारी बेटी थी। हमारी बेटी को इतना कुछ सुनना पड़ रहा था, तो उसके पापा ने कहा उसकी बेटी क्यों सुने, गलती एक उस दूसरी लड़की की है जिसने मेरी बेटी की फीलिंग को नहीं समझा है। टीना हैरान थी अपनी माँ की बात सुनकर। वो अपनी माँ के पास आके खड़ी हो जाती, आपने क्या कहा? पापा को हमारे मेरे बारे में, उसे तो तुम्हारे बारे में सबसे पहले पता था। जिस तरह तुम इस लड़की के साथ घूमती थी, जिस तरह के साथ तुम उसके साथ रात रात भर बाहर रहती थी, तो तुम्हारे डैड है। हम माँ बाप सुकून से थोड़ी सोच सकते हैं जब हमारे बच्चे बाहर घूम रहे हो। तब तुम्हारे कमरे में एक दिन वो गए थे, वहाँ पर तुम्हें डायरी लिखने का शौक था ना, तो तुम्हें एक डायरी में एक चीज़ लिख कर छोड़ चुकी थी। तब वो तुम्हारे डैड ने पढ़ी थी, उसमें तुमने अपनी हर दिल की बात लिखी है जो तुम किसी से नहीं, शिल्पा से कहना चाहते हो। और तुम्हें डर भी था कि कहीं शिल्पा उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और शिल्पा शॉक हो जाती है। वो टीना की तरफ देखती, टीना उसकी तरफ नहीं देख रही थी, और सिर्फ अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी। तुमसे बात ना करने की वजह ये नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हुई, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड तो कब की बीमार थे, ओके, एक न एक दिन उन्हें जाना था, ये बात मुझे और उन्हें पता थी। लेकिन वो जाने से पहले तुम्हारी मुस्तकबिल सेव करना चाहते थे, तुम्हारे फ्यूचर को सेव करना चाहते थे। तुम प्यार कर रहे हो, इनको प्रॉब्लम नहीं थी। जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी तो वो आके मेरे कमरे में, हमारे कमरे में आए, और उन्होंने हमें सारी बातें बता दी, तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें बता दी। मुझे तो गुस्सा भी आया था, मैंने कहा था तुम आओगे मैं तुम्हें 2-3 थप्पड़ लगा दूँगी, ये कौन सी चीज़ें, ये परवरिश दी है, ये चीज़ मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम एक लड़की से प्यार करो, ये वो। लेकिन तुम्हारे डैड की सिर्फ एक लफ्ज़, दुनिया को हमारी बेटी कैसे हुई हमें, मैं चुप हो गई। तुम्हें पता है टीना, तुम हमारी वो औलाद हो जो शादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी बच्चा। 8 साल बाद बहुत से ताने सुने हमने, बहुत से चीज़ें सही हमने, यहाँ तक कि लोगों ने तुम्हारे डैड से कहा कि वो दूसरी शादी कर दे। तुम्हारी बीबी, तुम्हारी माँ बांझ है, तुम्हारी बीबी बांझ है, और तुम्हें कोई भी औलाद नहीं दे सकती। लेकिन तुम्हारे डैड ने पता है क्या कहा, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, मुझे मेरी बीबी देगी, किसी और से मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं। फिर कहीं जाकर तुम हमें मिली, ये कहो हमारी सब्र का पल हमें मिला। तब तो डैड ने कहा था, इतने मुश्किल से जब हमारी मेरी बेटी हमें मिली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुनिया की वजह से उसकी खुशियाँ बर्बाद कर दूँ? मेरी बेटी जो करेगी मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे यहाँ से निकाल, मुझे बस इस चीज़ की टेंशन है कि जिससे मेरी बेटी प्यार करती है, क्या वो भी बदले में उससे प्यार कर पाएगी? रिश्ता तो दो तरफ का होता है ना, मैं एक तरफ अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये कह रहे थे तुम्हारे डैड, और उसी बात को हम सोच रहे थे। रात को जब तुम आई थी इतनी खुश थी, तुम्हारी खुशी देखकर तुम्हारे डैड कहने लगे थे, देखो हमारी बेटी कितनी खुश है, दुआ करो कि ये खुशी हमेशा बरकरार रहे।
हमेशा हमेशा के लिए, वरना लोगों के ताने मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर उसके सपोर्ट में उसकी मोहब्बत हो तो मैं सब कुछ सह लूँगा, सबके ताने सबकी सारी चीज़ें सह लूँगा, लेकिन मेरी बेटी की मोहब्बत साथ होनी चाहिए, एक तरफ़ा मेरी बेटी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते थे उसके तुम्हारे पापा। फिर हम उस दिन जिस दिन तुम मुझसे प्रपोज़ किया था उसके बाद तो लोगों की ताने नहीं, तुम्हारे डैड को लोगों की ताने ने नहीं, उन्होंने पहले से यही सोच रखा था, अगर जैसे ही तुम उसे प्रपोज़ करोगे, अगर उसने तुम्हें मना किया और इस शहर में एक पल भी नहीं रहेंगे, लोगों के ताने की वजह से नहीं। डॉक्टर ने तुम्हारे डैड को परेशान होने से मना किया था, वो परेशान नहीं थे, वो बस तुम्हारे लिए परेशान थे कि उनकी बेटी को इतना बड़ा ज़ख़म मिला है कि ये ज़ख़म कभी ज़िंदगी में भरेगा, कभी कोई मेरी बेटी को कोई पसंद आएगा, कभी मेरी बेटी उस लाइफ को खुशी से फिर से जिएगी जिस लाइफ को जी रही थी। इस चीज़ ने तुम्हारे डैड को तुमसे छीना है बेटा, किसी और के कहने पे नहीं। फिर तुम्हारे साथ हम मुंबई से राजस्थान आ गए, राजस्थान में तुम्हें अपनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, एवरीथिंग। तुम्हें डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना था जो तुमने अधूरा कर लिया, उस सपने को तुम्हारे डैडो ने तुम्हारी आंखों में देखा था, उसे तुमने अधूरा कर लिया। मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारी कंडीशन ये भी नहीं थी कि हम तुम्हारे नए सिरे से तुम्हारी एडमिशन वगैरह करवाएं, क्योंकि हमारे हाथ सब कुछ तंग थे, क्योंकि हमारे खानदान ने जिस तरह से हमें सुना के निकाला है ना, हमारी सारी प्रॉपर्टी तक ले ली थी। इस बात की दुख नहीं था हमें, हमारी प्रॉपर्टी तो तू थी बेटा, तुम हमारी प्यारी बेटी जो शादी के 8 साल बाद हमें मिली। तुम्हारे पापा को तुमने नहीं मारा है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी उदासी ने मारा है, जो तुम खुश नहीं होती थी। तुम्हारे पापा जब आखिरी टाइम पर सांस ले रहे थे ना, सिर्फ मुझे इतना कहा, कभी भी अगर मेरी बेटी दोबारा से किसी से प्यार करने लगे ना, उसके साथ रहने लगे, तो बिना कुछ कहे उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये हमारी बेटी की सबसे बड़ी खुशी होगी। और इस चीज़ का ख्याल रखना कि सामने वाला भी उसी बेतनाशा से मोहब्बत करे हमारी बेटी को, जिस तरह बेतनाशा वो करेगी उसे, इस चीज़ का ख्याल रखना। फिर इसी के आखिरी लफ्ज़ तुम्हारे डैड के आए थे, और तुम्हारी खुशी उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। फिर भी तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम और टूट गई, और ज़्यादा टूट गई। हाँ, मैंने कभी तुम्हें बात नहीं सुनाई, कभी तुमसे बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी सामने से मेरी बेटी आके अपनी फीलिंग मुझे बताए, वो मुझे ये बताए कि मेरी बेटी फील क्या कर रही है, उसे किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। पर मेरी बेटी ने मुझे बताया ही नहीं, और मैं भी खामोश हो गई। इस तरह से ज़िंदगी कठिन थी, रास्ते मुश्किल से, लेकिन मेरी बेटी ने हिम्मत करके उन सारी चीज़ों को खुद से अच्छा किया, और तुमने हमें इस घर में लाए हो। मुझे अच्छा लगा, और तुम्हारी बॉस बहुत अच्छी है, और उसने मुझे शिल्पा के बारे में वो सारी बातें पहले से बता रखी थी। जब उसे पता चला कि तुम वो लड़की हो जिसने शिल्पा को प्रपोज़ किया है, और शिल्पा वो लड़की है जिसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अब तुम दोनों सोचो, तुम दोनों को क्या करना है। मेरी तरफ से तुम दोनों को, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनसे नफ़रत है, और मैं नफ़रत करने वाले इंसान किसी के साथ रह नहीं सकते। और आप इस बात को यहीं पर ख़त्म कर लीजिएगा प्लीज़ माँ। ये कहकर वो एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तब वो शिल्पा कहती है, मैं देखूं? तो कनुष्का कहती है, हाँ, अब बच्चे तुम्हें ही तो देखना है, अगर मान गए तो ठीक है ना, तो ज़िंदगी भर इसी तरह कोशिश करते रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर वो हंसने लगती है। तब वो शिल्पा टीना के पास जाती है, टीना से कहती है, मुझे बात करनी तुमसे, डोंट टच मी, क्योंकि शिल्पा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। डोंट टच मी, यू अंडरस्टैंड, मुझसे दूर रहिएगा, बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कहकर वो फिर से अपनी मम्मा के पास आ जाते, जो उस वक्त वो चेयर पर बैठ के कनिष्का की मम्मा से बात कर रही थी। उनकी आंखों में नमी थी, वो अपनी बेटी की तरफ देखती है, तो उनकी बेटी कहती है, छोड़िए पुरानी बातें, आप इस चीज़ को छोड़िए, तो ठीक है, इसके बाद जो फैसला मैं करूँगी तुम मेरे फैसले को मानोगी। वो एक पल के लिए सुन्न हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मा ने 3 दफ़ा उससे उसकी शादी की बात कही है, वो शादी करवाना चाहती है। तब वो कुछ थी, मुझे कुछ वक्त दे सकती है? नहीं दे सकती। आज का रात है तुम्हारे लिए सोचने के लिए, जो सोचना है जो करना है आज की रात करो, इसके बाद तुम अपना फैसला सुना देना। वही दूसरी तरफ परिणीता को दुल्हन की बना के डाल रहे थे, लेकिन एक चीज़ थी, परिणीता तो हाँ तो रही थी, लेकिन उसके सामने से समंता और अंजलि ने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का कपड़ा कह सकते हो सामने रखा था, जिससे कनिष्का उसे देख ना पाए, कनिष्का ना देख पाए और कनिष्का ना देख पाए।
काजल और अंजलि ने उसका हाथ पकड़ के रखा था, और जैसे कि परिणीता को कनिष्का ने कहा था, जब तक आंखें खोलने के लिए ना कहो आंखें मत खोलना, तो वो आंखें नहीं खोलती। वो हैरान थी उसने मुझे दुल्हन क्यों बनाया और ये लोग करना क्या चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा जो हम कर रहे हैं वो करने दो, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता ने कहा। तो अंजलि को पता था, क्योंकि अंजलि को अंदर आते ही समेता ने अंजलि को बताया कि बाहर क्या होने वाला है। तो अंजलि का चेहरा तो खुशी से बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं पर काजल को उसके मैसेज करके बताया, और काजल ने पूजा को बताया, तो उनके भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल थी, क्योंकि जो शादी उन्होंने अकेले की थी अब वो शादी सबके सामने होने वाली है। तब कनिष्का कहती ये क्या है बॉस, आपको नहीं लगता है सबसे पहले आपको कुछ करना चाहिए, फिर आपको दुल्हन को देखना चाहिए। कुछ करने के लिए तो मुझे उसे देखना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, उसे कहो आंखें खोल दे। अच्छा ठीक है, सुना ना कहते सुना। अरे उसने आंखें तो उन्होंने खोल दी। तब परिणीता कहती ये चादर किस लिए? ओ हो चुप रही है ना। तब वहाँ से एक आवाज़ आती, परी की आवाज़, कनिष्का की आवाज़ थी, परी यू लिसन मी। वो कहती हाँ मैं सुन रही हूँ, ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे, और ये हम कहाँ है? गार्डन एरिया की तरफ आधी चीज़ें देख रही थी। आपने गार्डन एरिया को भी सजा रखा है? हाँ रखा है, बट मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ तो इसे कहिए, तो इसे अट्राय तो पूछिए ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो पूछने इस पर्दे के पीछे से वो बोलेंगी, आपको इस पर्दे के यहाँ से सुनना है। लेकिन कहना क्या चाहती है मैं कह सकती हूँ, तुम सुन रही हो ये बोलो बस। वहाँ पर खामोशी सी छा जाती है, सबके सब खामोश हो जाते हैं, और सबकी नज़र कनिष्का की तरफ थी जो कनिष्का कहना चाहती है। हेलो एवरीवन। हाँ हाय, मेरा नाम कनिष्का है। तब समंता कहती बॉस ये क्या हरकत कर रहे हो, सबको आपका नाम पता है, आपके बारे में आपकी फैमिली के सबको पता है। इसके अलावा नई बात बताइए ना बॉस, जिससे हम भी खुश हो जाए और पीछे वाली जो कड़ी वो भी खुश हो जाए। बोल तो रही हूँ, बोलने में थोड़ी सी वक्त तो लग सकता है ना। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये हरकत कर रहे हैं। कैसी हरकत कर रहे हो? जस्ट शट अप। वो ये कहकर अपने घुटनों पे वो कहती नहीं 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 आपके कपड़े मैले हो जाएंगे। तो उसे घूर के देखती है, तो वो नीचे का इशारा करती है। ओ वेरी इंटेलिजेंट बॉस, क्योंकि नीचे एक कालीन बिछी थी जिसके ऊपर वो बैठ जाती, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर परिणीता खड़ी थी, बस बीच में एक चादर थी ब्लैक कलर की। तो कहना स्टार्ट करती है। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, बट कहना चाहती हूँ। स्टार्ट कहाँ से करूँ? जहाँ से दादाजी ने सब फर्स्ट टाइम मुझे कहा था मुझे शादी करनी चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि हर चीज़ के लिए शादी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मेरा रंग ऐसा था, तो मेरे रंग की वजह से कोई भी मेरे साथ रह सकती है, मेरे पैसों की वजह से, मेरे पैसों की वजह से। तो मैंने खुना सोचे समझे कुछ फैसला नहीं किया, लेकिन अचानक तुम्हें देखा, जिसे मैंने 2 दफ़ा देखा था, 2 दफ़ा। एक टाइम पर वो अपने भाई के साथ एक होटल में, दूसरी दफ़ा कॉलेज के बाहर अपने दोस्तों के साथ, और 2 दफ़ा मेरी आंखों में बिल्कुल चप गई थी वो 2 तस्वीरें, जिसे मैंने पेंटिंग के ज़रिए उतारी थी। खुद से नहीं की ये पेंटिंग, मुझे पेंटिंग नहीं आती, लेकिन मैंने एक ऐसे एक्सपर्ट इंसान को बुलाया था जो मेरे अंदर की फीलिंग को कि उस पिक्चर के अंदर डाल रहा था। जो जो मैं बोल रही थी वो समझते समझते उस पेंटिंग को बना रहा था। मैं उसके सामने बैठी थी, मैं सिर्फ सामने बैठी थी। उस दिन सिर्फ मैंने ये किया था, कोई मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। समंता को भी मैंने किसी जगह पर बांध के रखा था, एक काम के लिए भेजा था जहाँ तक वो रात को नहीं आ सकती थी। मैं ऑफिस में भी नहीं थी उस दिन, मैं उसे लेकर उस एक होटल के रूम में गई थी, और मैंने जैसे जैसे उस इंसान को बताया था वैसे वैसे उसने रंगों में उसे बना के मुझे दिया था। एक एक लफ्ज़ को उसने मेरी समझी थी, उसके खुले बालों को समझी थी, उसकी हर एक एक अदा को उसने एक कलर यानी नहीं हज़ारों कलरों में सजा के उस लड़की को मेरे सामने खड़ा कर दिया था। उसे देखकर मैं शौक थी कि मैंने उसे देखा कब था, और उसकी परछाई को बनाने के लिए मुझे 1 सेकंड नहीं लगा था। वो जैसे कि मेरे दिमाग मेरे दिल में समा चुकी थी। फिर सोचती थी नहीं, इस रंग की कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं कर सकता, इसलिए चुप हो गई। फिर तुमसे मिली जहाँ तुम्हारा भाई ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की इर्द गिर्द में था और तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। फिर मैंने पता नहीं क्यों सोचा तुमसे शादी करने का।
मैंने सोचा तुम मेरे रंग की वजह से मुझसे दूर हो जाओगी। मुझसे डरती थी, हाँ बहुत ज़्यादा डरती थी, डरती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए। मैं तुमसे डरने लगी हूँ कनिष्का मेरा, परिणीता मेरा से डरने लगी। लेकिन अब भी मैं वैसे ही शॉर्ट कर सकती हूँ, वैसे चिल्ला सकती हूँ, वैसे भी सुना सकती हूँ। तो तुम्हें डरना चाहिए मुझसे, डरना इज़ फर्स्ट माई। मैं तुम्हें डरा सकती हूँ, तुम मुझे नहीं। तो मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें अपने घर लाए, बाहर टॉर्चर भी किया था, तुम्हें तकलीफ भी दी थी, उसके लिए सॉरी कहती हूँ पूरी फैमिली के सामने। पूरी फैमिली के सामने तुम्हें सॉरी कहती हूँ, पूरी फैमिली के सामने सर झुका के कहती हूँ आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तुम वो इंसान हो जिसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया है। तुम वो इंसान हो जो मुझसे कहती थी कि रंग मायने नहीं रखता, लेकिन मैं ये कहती हूँ रंग मायने रखता है। रंग मायने इसलिए रखता है क्योंकि लोगों का मानना है कि एक रंग ही तो है जो आपको आपके पार्टनर के साथ मैच करवाती है। हर कदम में आपको सुनने को मिलता है कि यार ऊर के पहलू में लंगूर, ये सुनना नहीं चाहती थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था, लेकिन तुम्हारे ही आने से मेरी ज़िंदगी में गुस्से का नाम ही नहीं है, और उस गुस्से में से प्यार ही प्यार है। और तुम्हारे साथ इन 2 हफ्तों में जो मैं तुमसे दूर रही, 2 नहीं 2.5 हफ्ते कह सकती हूँ, उस 2.5 हफ्तों में मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करके रखती हूँ, मुझे तुम्हारे लिए क्या फ़ील होता है। इन 2.5 हफ्तों में मुझे पता चला। वो कहते हैं ना चाहते हुए भी प्यार हुआ, तो मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं जो हर चीज़ से भागती थी, प्यार से भागती थी, रिश्तों से भागती थी, अपनी फैमिली से नफ़रत करती थी। नफ़रत की वजह तुम जानती हो, अगर बच्चे को अपने घर से नफ़रत मिले तो बदले में बच्चा भी नफ़रत ही दे सकता है। और मेरे साथ वो चीज़ हुआ था जिसको सोचते हुए मुझे तकलीफ़ होती है। अब नहीं होती है क्योंकि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे टाइम रहते ही मेरे दादाजी ने मुझे बचा लिया था। लेकिन कुछ बच्चों के पास ये मौका ही नहीं होता कि कोई उसे बचा पाए, कोई उनको सेफ रख सके। आपकी फैमिली आपको सेफ रख सकती है, दूसरे लोग नहीं रख सकते। आप 4 दीवारी में सेफ तब होते हो जब आपकी फैमिली आपको सेफ रखने की ख्वाहिश रखती हो, वरना आपके घर में भी आपके राक्षस मिल सकते हैं जो आपको नोच नोच के खाने के लिए। ये पुरानी बातें, इन बातों को नहीं करूँगी, बात सिर्फ मेरी और तुम्हारी होनी चाहिए। तो फिर से कहती हूँ, ना चाहते हुए, हाँ ना चाहते हुए पर कनिष्का मेरा को परिणीता अच्छी लगने लगी। ना चाहते हुए कनिष्का मेरा को परिणीता की बातें अच्छी लगने लगी। ना चाहते हुए कनिष्का मेरा को परिणीता का डर अच्छे लगने लगा था। ना चाहते हुए परिणीता को हक करके सोना अच्छा लगने लगा था। ना चाहते हुए उसे देखते देखते सुबह होने का इंतज़ार करना अच्छा लगा। ना चाहते हुए ये 3 लफ्ज़ कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हाँ मुझे भी कुछ कुछ होता है परिणीता के लिए। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ रहने को दिल चाहता है। ना चाहते हुए तुम्हारे साथ चलने को दिल चाहता है। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार करने को दिल चाहता है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ इश्क में रहने को दिल चाहता है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ वो फीलिंग, वो लम्हे गुजारने को दिल चाहता है, जो दिल की हर बात है वो सारी चीज़ें चाहता है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हुआ। मेरी मोहब्बत की कारण हो तुम, मेरे इश्क की कारण हो तुम, जिसे मैं कहती थी ना चाहते हुए मुझे प्यार हो गया, उसी से मैं सारे दिल की गहराइयों से कहती हूँ आई लव यू सो मच। कनिष्का मेरा अपनी पूरी फैमिली के सामने तुम्हें आई लव यू सो मच कहती है, और तुमसे ये कहती है कि आज तुम मुझसे शादी करोगी, और रस्में वो कस्में जो तुमने नहीं लिए, जो मैंने लिए, वो मैं तुम्हारे साथ ओशो आवाज़ में लेना चाहती हूँ, अपनी पूरी फैमिली के सामने लेना चाहती हूँ। तुम इनकार भी करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम मना करोगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारी फीलिंग को, तुम्हारी लफ्ज़ों को, तुम्हारी चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगी। बुरा लगेगा, दर्द भी होगा, तकलीफ़ भी होगी कि मैंने जिससे प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतनी सारी तैयारियां की हैं। तुम मना कर सकती हो, इजाज़त है तुम्हें, तुम इनकार कर सकती हो, इजाज़त है तुम्हें, और तुम्हारे इनकार को समझने की कोशिश करूँगी। तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा। और हाँ, तुमसे, तुम्हारे भाई से तुमको मांगा है मैंने, उससे कहा है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगा है मैंने, उससे कह दिया है मैंने। कनिष्का जब ये सुनती है तो उसका भाई आके उसका हाथ पकड़ लेता है। कनिष्का की बात जब परिणीता सुनती है तो परिणीता अपने भाई को देखने लगती, तो देखती है उसका भाई बिल्कुल एक राजकुमार की तरह तैयार होकर उसके सामने खड़ा था, और उसका हाथ पकड़ के कहता है
हाँ, दी ने आपको रिश्ते के लिए मांगा है, पर मैंने कहा है जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, मैं छोटा बच्चा हूँ, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, तब वहाँ से कनिष्का कहती है तो मैंने इससे कहा है अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारी दी भी हाँ कहेगी। तो बता इसने रिटर्न मुझसे क्या कहा है, नहीं मेरी दी हाँ कहेगी तो मैं हाँ कहूँगा, वरना भूल जाए कि आप मेरी दी से शादी करेंगे, ये कहा है मैंने दी, अब आप बताइए। तो फिर से कनिष्का कहती है ये तुम्हारे भाई ने मुझे जवाब दिया है, घर वालों को पता नहीं है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ, सबके लिए एक सरप्राइज़ है, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कनिष्का, मेरा को एक्सेप्ट करोगी उन सारी चीज़ों की जो है वो गुस्से वाली है, वो नफ़रत करने वाली है, एक बहुत सख्त बिजनेस वूमन है जिसे बिज़नेस करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कोई उससे कहे तुम्हारी लाइफ में बिज़नेस ज़रूरी है तुम्हारी फैमिली, तो वो कह सकती है कि उसकी लाइफ में दोनों ज़रूरी है, दोनों इक्वल देखना चाहती है, 50-50, न कम बिज़नेस को न कम फैमिली को न कम प्यार को। लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ये तुमसे पूछती हूँ। अगर तुम चाहोगी ना पहले प्रायोरिटी तुम रहो, तुम्हारी मेरी पूरी फैमिली रहे, आई प्रॉमिस कोई भी नुकसान हो कुछ भी हो, जब मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसी टाइम उनके पास होंगी, वादा करती हूँ तुमसे। लेकिन तुम्हारे आँख की इंतज़ार है मुझे, क्या तुम कनिष्का मेहरा से शादी करोगी, ना चाहते हुए भी जिसने तुमसे प्यार करने की गलती की है, गुस्ताखी की है, जो भी कह दो वो सब कुछ किया है, क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते में रहना चाहोगी, क्या तुम इस बकवास इंसान के साथ रहना चाहोगी जिसे बकवास करने की बहुत गंदी आदत है, जिसे कलर रंग रूप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापंती होती है, उसके साथ रहना चाहोगी जो हर जगह तुम्हें ये भी कह सकती है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रंग का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं हूँ, तुम्हें दुखी भी कर सकती है। क्या तुम इस इंसान के साथ रहना चाहोगी जो तुम्हें पल पल थोड़ा सा रोने के बाद तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे दे, ढेर सारा प्यार दे दे। मैं साइको बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुमसे प्यार बेतनाशा करना चाहती, लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बातें इग्नोर नहीं हो पाती। उसके बाद जो रिएक्शन होगा क्या उसे सहने के लिए तैयार रहने के लिए मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने। तुमने मुझे बिजनेस में काम करते हुए देखा, मेरी फैमिली के साथ रहते हुए देखा, मेरे हर चीज़ के बारे में तुम्हें पता है, मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये भी तुम्हें शायद पता चल गया होगा, या शायद नहीं भी पता चल गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चली, बस इतना पता चला है कि तुम्हें मिर्ची खाने से सबसे ज़्यादा चिढ़ है, एलर्जी है, और तुम्हें इस फूल से एलर्जी है, और तुम्हें खाने में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, लेकिन अभी तक तुमने अपने हाथों से मुझे कुछ बना के खिलाया नहीं है। और एक मिनट, समंता उसे रोक के कहती, बॉस आप मैडम की बुराई कर रही हैं क्या। आग मत लगाओ का समंता, मेरी सारी फीलिंग का वाट मत लगाओ प्लीज़, चुप रहो तुम सब के सब। एक तो मेरी कंडीशन ऐसी है जैसे कि पता नहीं मैं जब ना मैट्रिक का पेपर देने जाते हैं बच्चे, क्या मेरा मैट्रिक क्लियर होगा या नहीं होगा, ये इस सिचुएशन में मैं बैठी हूँ, और मुझे वही फीलिंग आ रही है इस वक्त कि मेरा मैट्रिक क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। सारा दारोमदार इससे, अगर जब मैट्रिक क्लियर नहीं होगा तो मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी, कॉलेज नहीं जाऊँगी तो मैं बड़ी कैसे लगूँगी, ये फीलिंग आ रही है मुझे। और प्लीज़ अब तो कुछ कहो ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कनिष्का का जवाब क्या होना चाहिए परिणीता का। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन मुझे मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। यार सब्सक्राइबर रुक चुकी है, सब्सक्राइबर अभी तक वही है, और मुझे उन लोगों से सिर्फ इतना कहना है यार आना है तो आओ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लेकिन एक दिन आते हो दूसरे दिन फिर गायब हो जाते हो, और आप लोगों के मैसेजेस का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच मेरे साथ देने के लिए, थैंक यू एवरीवन। मुझे एक इंसान की तलाश है। डॉक्टर साहिबा नज़र नहीं आ रही आजकल, आपका मैसेज कोई नहीं आ रहा, आप बिज़ी हो, तबीयत तो ठीक है। पूनम जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं टाइम पर खाना नहीं खाती, लेकिन टाइम के बाद मैं खाना खा लेती हूँ, रात भी अच्छी गुजर जाती है। एवरीवन थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए मेरी स्टोरी अच्छी है, नाइस स्टोरी, थैंक यू एवरीवन। पूनम जी, और हाँ मिस्टर जो मुझे हर मैसेज पर मुझे अच्छा लगता है, उनके भी मैसेज, थैंक यू सो मच। मिस्टर गेमर्स का हो या बादशाह का हो, जो भी है सबको मैं थैंक यू सो मच आप सबकी मैसेजेस के लिए। एवरीवन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहिबा फिर से कह रही हूँ, आप कहीं हैं, नज़र आ नहीं रही हैं मुझे, ना आपकी कोई मैसेजेस आ रहे हैं,
आ रहे हैं, शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ, फिर भी आपको इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। सबके मैसेज का इंतज़ार होता है मुझे, सबके, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब सबके नामों को अब एक लिस्ट बना लेना चाहिए, फिर मैं आराम से सबको थैंक यू सो मच कह सकती हूँ। और हाँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह रहेगा, और दुआ कीजिएगा मुल्क के हालात सही हों। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अच्छी तरह से थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया अदा करती हूँ उन दोस्तों को जो मुझ पर मेहरबान है। शुक्रिया अदा करती हूँ उन दोस्तों को जो मुझ पर मैसेज के बरसात करते रहते हैं। कभी नहीं करते हो यार तुम लोग, कभी बिल्कुल नहीं करते हो और कभी करते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। अब कनिष्का को परिणीता का जवाब क्या मिलने वाला है। कनिष्का ने अपने ना चाहते हुए प्यार का इजहार कर लिया है, जिसका नाम था ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगी। और शिल्पा और टीना का क्या होने वाला है। शिल्पा की टीना की मामा ने जो बातें कही कि ऐसे टीना समझ जाएगी कि वो शिल्पा के उसकी वजह से उसके फादर के साथ कुछ नहीं हुआ है। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा।